अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रतिरोधों का संयोजन, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन में मैंने आपको बताया था कि जो ये संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इसके बारे में अपन इसके तुल्य प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके थे। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको दो बातें बताता हूं। यदि इस संयोजन के अंतर्गत कोई बल्ब जुड़े हुए हैं और उनका संयोजन कैसा हो दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन, उनका क्रम कैसा हो दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान रखना, यदि कोई बल्ब समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है तो जिस बल्ब की वोल्टता का मान अधिक होगा, अधिक वोल्टता वाला जो बल्ब होगा वह अधिक प्रकाश देता है, वह अधिक प्रकाश देता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और इसी के साथ यदि मैं कहूं कि कम वोल्टता हो तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जिस बल्ब का वोल्टता का मान कम होता है वह कम प्रकाश देता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। यदि आपके पास बल्बों का जो संयोजन है वह संयोजन कैसा हो, समांतर क्रम संयोजन होता है, तो जिस बल्ब की वोल्टता का मान अधिक होगा वह अधिक प्रकाश देता है, जबकि जिस बल्ब की वोल्टता का मान कम होता है वह कम प्रकाश देता है। अब यदि मैं बात करूं किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की, अब मैं बात करूं श्रेणी क्रम संयोजन की, तो देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों क्या होगा कि जिसकी वोल्टता अधिक होती है वह बल्ब क्या देगा, कम प्रकाश देता है। इसका उल्टा हो जाएगा, अपन बात करते हैं कि जिसकी कम वोल्टता होगी, तो देखो दोस्तों उल्टा, यहां पे जो कम वोल्टता थी, यहां पर जो कम वोल्टता थी, इस कम वोल्टता में प्रकाश क्या था, कम था। लेकिन अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम की। पहले समांतर क्रम की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं अपन श्रेणी क्रम की। तो देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम में क्या होगा कि यदि आपके पास कम वोल्टता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पर कम वोल्टता में कम प्रकाश दे रहा था और यहां पर कम वोल्टता में प्रकाश कैसा देगा दोस्तों, अधिक प्रकाश देता है। और इसी के साथ यदि अधिक वोल्टता का मान होगा तो अधिक वोल्टता के मान में अपन कह सकते हैं कि अधिक वोल्टता वाला कम प्रकाश देगा, कम प्रकाश देगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इन दोनों में से डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यदि समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक बल्बों को जोड़ दिया जाता है तो बताइए कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा। और ऑप्शन आपके पास क्या मिलेंगे, जिसमें वोल्टता का मान अधिक हो, जिसमें धारा का मान अधिक हो, जिसमें वोल्टता का मान कम हो, जिसमें धारा का मान क्या हो, कम हो। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि समांतर क्रम संयोजन में जिसकी वोल्टता अधिक होती है वही अधिक प्रकाश देगा,
और यदि आपके पास समांतर क्रम के स्थान पर श्रेणी क्रम आ जाता है तो अब अपन क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अर्थात जिसकी अधिक वोल्टता होगी वह तो क्या देगा, कम प्रकाश, और जिसकी कम वोल्टता होती है वह क्या देता है दोस्तों, अधिक प्रकाश देता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, समांतर क्रम में क्या होता है और श्रेणी क्रम में क्या होता है। आगे देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे पहले नंबर पे प्रतिरोध की। अभी तक अपन केवल और केवल प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे हैं, और अब आ जाएगा प्रतिरोधों की निर्भरता। यहां से भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिरोध किन किन चीजों पे निर्भर करते हैं, किन किन पे निर्भर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला मैं बात कर रहा हूं लंबाई पर। पहला मैं किसकी बात कर रहा हूं, लंबाई पर। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का जो मान होता है, प्रतिरोध का जो मान होता है वह लंबाई के मान के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1। आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध का मान लंबाई पर निर्भर तो करता है, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों यहाँ पे निर्भरता, लेकिन किस प्रकार से निर्भर करता है, समानुपाती की फॉर्म में। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान कम होगा तो लंबाई का मान कम होगा, और प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो तार की लंबाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दोस्तों देखो यहाँ पे पहला मैंने आपको बताया कि यह इसकी लंबाई पे निर्भर करता है, और लंबाई पर निर्भर किस प्रकार से करता है कि प्रतिरोध का मान तार की लंबाई के हमेशा क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1। दूसरी अपन बात करें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो देखिए दोस्तों, एक तो मैंने बात की लंबाई की और दूसरी बात की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की। तो ये प्रतिरोध का मान है वो लंबाई के मान के तो समानुपाती होता है, लेकिन इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। इसे अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो यदि आपके पास बात आ जाए केवल और केवल प्रतिरोध की, तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोध या तो लंबाई पे डिपेंड करेगा और या करेगा इसके क्षेत्रफल के मान पे। समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिख देंगे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं R समानुपाती L/A। लंबाई ऊपर है, क्षेत्रफल नीचे है, दोनों का मान आ जाएगा। जैसे ही यहां से अपन इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहां पे एक नियतांक आ जाता है जिसे क्या बोला जाता है, रो। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो रो है इसे क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। यहां से अपन बात करेंगे दूसरे नंबर की, पहले अपन बात कर रहे हैं केवल प्रतिरोध की, इसे अपन क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर कई बार इसका नाम आ जाता है प्रतिरोधकता। एक ही बात है दोस्तों, इसे ही क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों आपको। आप कहीं देखो विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होती है, एक ही बात होती है। इस समीकरण में समीकरण 3 की यदि मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, इस समीकरण में मैंने क्या कर दिया, L का मान 1 मीटर लंबाई लिख दी। मैंने L का मान कितना मान लिया, 1 मीटर मान लिया। 1 का मान भी मैंने कितना मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर मान लिया। तो बताइए यहां पे मान क्या हो जाएगा, L बराबर रो। मान क्या हो जाता है,
R का मान अर्थात प्रतिरोध का मान ही इसके विशिष्ट प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाता है। तो यहां से यदि मैं इस विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताऊं तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मान पर खुद प्रतिरोध का मान ही क्या कहलाएगा दोस्तों? खुद प्रतिरोध का मान ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में आपको दिया हुआ है R बराबर रो L अपॉन ए। मुझे बात करनी है केवल इस विशिष्ट प्रतिरोध की, अर्थात यदि मैं यहां से रो का मान निकालूंगा तो देखिए दोस्तों ये ए का मान है वो इस R के मान के गुणा हो जाता है, R गुणा ए, और L कहां पे आ जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा। यहां से यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं तो देखिए दोस्तों इसके मात्रक के लिए मुझे इन तीनों का मात्रक आना आवश्यक है। R का मैंने मात्रक आपको बता रखा है, R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, गुणा क्षेत्रफल का मात्रक अपन जानते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर होता है, बटे लंबाई का मात्रक भी अपन जानते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, मान क्या बच जाता है? ओम गुणा मीटर। किसका मात्रक बन जाएगा? ये मात्रक बन जाएगा इस विशिष्ट प्रतिरोध का। तो देखिए दोस्तों यदि आपको प्रतिरोध का मान पूछे तो प्रतिरोध का मान मात्रक पूछे तो प्रतिरोध का मात्रक तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाता है। लेकिन यदि आपको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो क्या ध्यान में रखना है? ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा मात्रक? ओम इंटू मीटर। आगे देखो दोस्तों, यहां से मैंने आपको एक समीकरण बताई है, यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह समीकरण क्या है? R समानुपाती L, अर्थात लंबाई के मान में कमी होगी तो प्रतिरोध के मान में कमी हो जाती है, लंबाई के मान में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध के मान में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो देखो दोस्तों यदि लंबाई के मान में n गुनी वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, क्या बता रहा हूं दोस्तों? यदि किसी भी तार की लंबाई में n गुनी वृद्धि कर दी जाती है तो इसके प्रतिरोध के मान में भी कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो इसके प्रतिरोध में भी n गुनी वृद्धि हो जाती है। क्या बताया मैंने आपको? यदि किसी चालक तार की लंबाई में n गुनी परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी खुद n गुना ही परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों आपको, यदि किसी भी चालक तार में खींचकर n गुना वृद्धि कर दी जाती है, यह शब्द ध्यान में रखना दोस्तों, खींचकर n गुना कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों। मैंने आपसे क्या कहा कि यदि तार के मान में
यदि तार की लंबाई के मान में n गुनी वृद्धि कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध भी n गुना हो जाता है। यदि इसके चालक तार में, यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है ये, खींचकर। वृद्धि तो कर रहे हैं लेकिन कैसे कर रहे हैं, इसी को खींच करके कर रहे हैं। यहां पे जो वृद्धि होगी वो तो क्या हो जाएगी, अपन ने एक तार के साथ दूसरा तार जोड़ दिया, मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो तार थे, उन दोनों तारों को जोड़ करके मैंने कितना कर दिया, एक बना दिया, तो तार की लंबाई हो जाती है। लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं आपको कि उसी तार को खींच करके बढ़ा दिया जाता है, वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके प्रतिरोध के मान में कितनी गुनी वृद्धि हो जाएगी, n² गुना वृद्धि हो जाती है। ये ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। तो आपको समझ में आ गया, यदि किसी भी चालक तार में n गुना वृद्धि कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध भी कितना बढ़ जाएगा, n गुना बढ़ जाता है। लेकिन यदि उसी तार को खींच करके n गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, n² गुना बढ़ जाता है। अब देखो दोस्तों, इस प्रतिरोध से संबंधित मैं आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताता हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पहली बात आपको बता रहा हूं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, 10³ ओम होता है। कितना होता है, 10³ ओम होता है। अब देखो दोस्तों, यहां से कंफ्यूज अक्सर बार क्या हो जाता है, मैंने यहां पे क्या लिखा, 10³ लिख दिया। क्या लिख दिया, 10³ तो क्या दोस्तों मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 किलो ओम, बात तो एक ही है। 10³ को ही मैंने क्या लिख दिया, 1 किलो ओम लिख दिया। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपन यदि इतना देख लेंगे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो ये दोनों एक ही बात है दोस्तों। चाहे तो आप 10³ अर्थात 1000 ओम कह दो, या आप इसे ही 1 किलो ओम कह सकते हो। लेकिन यदि यहां पे आ जाए शुष्क शरीर, यहां पर तो क्या था, एक मनुष्य के शरीर का, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का, लेकिन यहां पर मैंने एक शब्द और दे दिया साथ में, क्या है ये, शुष्क शरीर। तो शुष्क शरीर का प्रतिरोध पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखना दोस्तों, शुष्क शरीर का प्रतिरोध कितना हो जाता है, 10⁴ ओम, या आप इसे कह सकते हो 10 किलो ओम। ये दोनों एक ही चीज है, 10⁴ ओम कह दो या 10 किलो ओम कह दो, बात एक ही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यदि आपके पास शुष्क शरीर शब्द आ जाता है तो ध्यान रखना 10 किलो ओम, और यदि आपके पास आ जाता है स्वस्थ मनुष्य का शरीर तो आपको 1 किलो ओम कह देना है। आगे बात करता हूं, मनुष्य के शरीर की अधिकतम सुरक्षित धारा का मान क्या होता है, कोई भी मनुष्य कितनी धारा के मान तक सुरक्षित रहता है। ये तीनों मान आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आगे मैं आपसे बता रहा हूं, मनुष्य के शरीर की अधिकतम सुरक्षित धारा, देखो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है। अधिकतम सुरक्षित धारा, इसका मान कितना होता है, 9 मिली एम्पियर होता है दोस्तों। कितना होता है, 9 मिली एम्पियर। देखो दोस्तों, ये अधिकतम सुरक्षित धारा क्या होता है, अपन ने कई बार देखा है कि अपन कोई तार वगैरह लगाते हैं तो अपने को एक करंट का अनुभव होता है, और उस करंट में अपन बच जाते हैं, अर्थात थोड़ी देर के लिए अपने करंट लगता है लेकिन अपन उस करंट से बच जाते हैं। तो होता क्या है कि उस धारा का मान सुरक्षित धारा के अंतर्गत था।
जो धारा के मान से अपन बचे हैं, करंट के मान से अपन बचे हैं, वो इस अधिकतम सुरक्षित धारा के अंदर ही थी, इस कारण से अपन बच गए। कई बार होता है कि अपन देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि करंट से व्यक्ति की मौत, तो वो क्या होती है, वो जो करंट की जो धारा का मान होता है वो इस वाले मान से ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने के साथ ही वह व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे यदि डायरेक्ट पर्सन पूछ ले कि व्यक्ति की अधिकतम सुरक्षित धारा का मान कितना होगा, तो आप ध्यान रखना है 9 मिली एम्पियर होता है। आशा करता हूं समझ रहे हो आप। आगे देखो दोस्तों, अपन ने पहला पढ़ा क्या, पहला अपन ने पढ़ा प्रतिरोध, दूसरा अपन बात कर रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, मात्रक के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक था वो तो मैंने आपको क्या बताया, इसका मात्रक बताया मैंने आपको ओम, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ओम गुणा मीटर। इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये एक तो लंबाई पे निर्भर करता है और एक क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। लेकिन यदि मैं इस विशिष्ट प्रतिरोध की बात करूं, इसके निर्भरता की यदि मैं बात करूं, तो देखिए दोस्तों, ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ किस प्रकृति का है, और उस प्रकृति पर ही क्या क्या करेगा, ये निर्भर करता है। तो इसकी निर्भरता क्या हो गई, पदार्थ की प्रकृति पर। आगे मैं बात करता हूं तापमान पर निर्भरता। तापमान पर निर्भरता देखो दोस्तों क्या होता है, पहले आपको मैंने बताया विशिष्ट प्रतिरोध के लिए लंबाई पर निर्भरता, दूसरा मैंने आपको बताया क्षेत्रफल पर निर्भरता, और तीसरा मैं बता रहा हूं तापमान पर निर्भरता। देखो दोस्तों क्या होता है, तापमान पर निर्भरता का मतलब होता है कि आपके पास कोई तार है, उसको आप गर्म कर रहे हो, गर्म करेंगे तो अपन कह रहे हैं कि अपन उसकी तापमान में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। उस तार को अपन गर्म करेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि वो पिघल करके क्या हो जाता है, टूट जाता है। अर्थात जैसे ही अपन तापमान के मान में वृद्धि करेंगे, तापमान में क्या करते हैं दोस्तों, वृद्धि करते हैं, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य जो चिन्ह आएगा उसे अपन क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। तापमान का मान मैंने बढ़ा दिया, तार पिघल करके टूट जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ गया। अर्थात तापमान पर निर्भरता अपन किसे कहेंगे, जब किसी चालक तार के तापमान को बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, चांदी है, सोना है, कॉपर है, ये सारे के सारे उदाहरण किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाते हैं। एक शब्द और होता है, अपन अभी तक बात किसकी करें, जब किसी चालक तार, जब किसी चालक तार, अपन अभी तक बात कर रहे हैं चालक पदार्थों की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, चालक पदार्थों की। ये मैं आपको थोड़ा अलग से बता देता हूं। एक तो होता है दोस्तों चालक पदार्थ, या इसे अपन सुचालक भी कहते हैं। एक होता है कुचालक, इसे अपन अचालक भी कहते हैं, और एक होता है अर्धचालक। तो इनको समझ लो दोस्तों एक बार।
चालक पदार्थ, अपन अभी तक यही पढ़ रहे हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में तापमान को बढ़ा देते हैं, अर्थात अपन कौन से पदार्थों की बात कर रहे हैं? केवल और केवल इन चालक पदार्थों की, अर्थात जिसमें धारा का प्रवाह होता है। कौन से पदार्थ कहलाएंगे? तो आप कहोगे सर चालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक या अचालक, जिनमें किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता नहीं होता है, क्या कहलाता है? कुचालक या फिर अचालक। अब देखो दोस्तों, अर्धचालक की मैं बात करूं तो अर्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधा, और चालक का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह होता है। अर्थात अर्धचालक की परिभाषा क्या हो जाएगी? यहां से देखो दोस्तों, इस बार मैंने यहां पे आपको क्या बताया कि तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन यदि इसकी मैं बात करूं, यदि तापमान को बढ़ा रहा हूं, तापमान को तो क्या कर रहा हूं मैं? बढ़ा रहा हूं, लेकिन प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो तापमान बढ़ाने के साथ में प्रतिरोध को कम कर देते हैं, प्रतिरोध का मान जिनका कम हो जाता है, कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। और इनके यदि मैं उदाहरणों की बात करूं, इसमें आ जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? इन अर्धचालक पदार्थों में आ जाते हैं। कई बार आपको डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से अर्धचालक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ रहे हो इस चीज को। वापस से एक बार अपन पीछे की ओर चलते हैं। प्रतिरोध के मात्रक की मैं बात करूं, ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के मैं मात्रक की बात करूं, ओम इंटू मीटर होता है। अब इन प्रतिरोध, एक तो मैं बात कर रहा हूं प्रतिरोध की, और एक मैं बात कर रहा हूं चालकता की, तीसरा मैं बात करता हूं चालकता की। देखो दोस्तों, ये चार चीजें होती है जो बहुत कंफ्यूजन करती है, और इन चारों को अपन एक साथ पढ़ेंगे। लास्ट में मैं आपको इन चारों को एक साथ बताऊंगा, आपके सारी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। चालकता जो होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाती है दोस्तों। प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को, व्युत्क्रम मान को चालकता कहते हैं। देखो कैसे, अपन किसकी बात कर रहे हैं? चालकता की बात कर रहे हैं। चालकता किसे कहेंगे? चालकता अपन के को कहते हैं, सॉरी जी को कहते हैं। चालकता अपन किसे कहते हैं? जी से कहते हैं। अब ये चालकता का प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध क्या होता है? आर होता है, और व्युत्क्रम कब हो जाएगा? जब अपन इसे एक पटार कर देंगे। अर्थात प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा ही क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। मात्रक की मैं बात करूं तो अपने को पता है अपन किसका मात्रक निकाल रहे हैं? चालकता का निकाल रहे हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा? 1/ओम, और इसे आप क्या लिख सकते हो? ओम की घात -1, अर्थात ओम इनवर्स। लेकिन इसके दो मात्रक और होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। एक तो होता है मोह और एक होता है सीमेन। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, और इसीलिए यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है चालकता का मात्रक है। अपने को यदि इसकी ये परिभाषा पता है तो अपने को इस वाले मात्रक के बारे में तो पता है, लेकिन इन दोनों मात्रक के बारे में अपने को पता नहीं होता है। तो आपको इसके बारे में और याद कर लेना है। अब मेरे को पता है
कि इस प्रतिरोध और इस चालकता में व्युत्क्रम संबंध होता है। तो देखिए प्रतिरोध की यदि मैं बात करूं और एक में बात किसकी कर रहा हूं, चालकता की। प्रश्न बहुत बार आता है सबसे अधिक चालकता या सबसे अधिक सुग्राही धातु कौन सी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, सबसे अधिक कौन सी होती है, चांदी होती है। तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी हो गई, चांदी की हो गई। लेकिन इसका मान तो उल्टा है, तो इसके प्रतिरोध का मान सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, यदि इसकी चालकता सबसे ज्यादा है तो इसकी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। चालकता चांदी के बाद में दूसरा नंबर किसका आता है, सोने का आता है। चांदी के बाद में दूसरा किस, सॉरी, चांदी के बाद में दूसरा आता है कॉपर का। पहले सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है, और चांदी के बाद में कॉपर की, कॉपर के बाद में होती है एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम के बाद में किसकी होती है दोस्तों, सोने की होती है। किसकी होती है, सोने की। सॉरी दोस्तों, सबसे ज्यादा चांदी की, फिर कॉपर की, इसके बाद में सोने की होती है, और लास्ट में किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। अब मैं बात करूं किसके, प्रतिरोध की, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखो सबसे बाद में कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, तो सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। इसके बाद में क्या आ रहा है, सोना आ रहा है, और इसके बाद में कॉपर, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, चांदी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। यदि आपसे पूछे सबसे ज्यादा प्रतिरोध कौन सी धातु का होता है, तो प्रतिरोध की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा चालकता का मान पूछ ले तो चालकता का नाम आते ही आपको क्या करना है, चांदी करनी है। इसी के साथ आपसे पूछ रहे सबसे कम प्रतिरोध का मान किसका है, तो सबसे कम प्रतिरोध चांदी का है। क्यों है, क्योंकि अपने को पता है कि चालकता और इस प्रतिरोध में विपरीत संबंध होता है, और विपरीत संबंध होने के कारण जिसका चालकता का मान ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध का मान कम होगा, और जिसके प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उसकी चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पे चांदी प्रतिरोध सबसे कम, लेकिन चांदी चालकता सबसे ज्यादा। यहां पे एल्यूमिनियम चालकता सबसे कम, लेकिन प्रतिरोध में सबसे ज्यादा। ये मान किसका होता है, चालकता और प्रतिरोध का। अब देखिए दोस्तों, एक शब्द आपके पास और बच गया, और उसका नाम क्या है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। अब देखो, एक बार मैं आपको अलग से और बता रहा हूं। अपन सबसे पहले बात किसकी कर रहे थे, प्रतिरोध की। और यहां से दोस्तों ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मात्रक से आते हैं। प्रतिरोध का जो मैंने आपको मात्रक बताया वो क्या बताया, ओम। इसके बाद में अपन ने दूसरा क्या पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, और या आप इसे कह सकते हो प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसका मैंने आपको मात्रक बता दिया, ओम गुणा मीटर। इसके बाद में तीसरा आ जाता है चालकता। चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसलिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/ओम, और इसे ही अपन क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स कह सकते हैं। और अब अपन बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता की, तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता हो जाएगा। तो परिभाषा इसे अपन लिखते हैं कैसे, तो देखो K का मान क्या हो जाएगा, किसका उल्टा करूं मैं, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा करूं, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/विशिष्ट प्रतिरोध।
1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। मात्रक की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, यहां से मुझे पता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर। तो यहां पे मैंने लिख दिया ओम गुणा मीटर। यहां से मात्रक की ये दोनों मान यदि ऊपर आ जाएंगे तो दोनों मान ऊपर आ जाएंगे तो देखो यहाँ पे ओम की क्या हो जाएगा, इनवर्स, और गुणा मीटर भी क्या हो जाएगा, इनवर्स। और इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको इन चारों में से किसी का मात्रक पूछ ले, आप बता सकते हो कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। इसी प्रकार चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, जबकि विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन यदि पूछे तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो। आगे अपन बात करें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में। मैंने आपको इस चैप्टर के प्रारंभ में जो परिभाषा बताई थी वो परिभाषा किसकी थी, इसी विद्युत धारा की थी। अब मैं बात कर रहा हूं इस विद्युत धारा के प्रकार। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली तो आ जाती है आपके पास प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरी आ जाती है दिष्ट धारा। इसको बोला जाता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, और इसे बोला जाता है डीसी डायरेक्ट करंट। तो इसके बारे में आपको समझना है। एक तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की, और एक में बात कर रहा हूं दिष्ट धारा की। ये दोनों रूप किसके हैं, इसी विद्युत धारा के हैं। प्रत्यावर्ती का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट, लगातार चलती रहे लेकिन बदल बदल करके। इसका मतलब यदि ये बदलेगी तो इस प्रकार से, यदि मैं आपसे बताऊं कि इस प्रकार से इस धारा का ग्राफ है, यहां से लेकर के यहां तक ये आधा चक्कर पूरा हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक वापस आधा चक्कर हो गया, मतलब इसने टोटल कितना चक्कर कर लिया, 1। जैसे ही यहां से ये वापस चलना प्रारंभ करेगा, यहां से इसका दूसरा चक्कर प्रारंभ हो जाएगा, और इसी प्रकार से यह n चक्कर लगाता रहेगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती। दिष्ट धारा की मैं बात करूं तो दिष्ट धारा में देखो दोस्तों, इस प्रकार का ग्राफ आता है। मतलब ये धारा कभी भी शून्य नहीं होती है, ये हमेशा आगे की ओर बढ़ती जाती है। लेकिन इस धारा की यदि मैं बात करूं, यहां से स्टार्ट होती है, फिर 0 हो जाती है, बढ़ती है, फिर 0 हो रही है, फिर यहां पे आके यहां पे फिर 0 हो गई, फिर 0 हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि दिष्ट धारा में किसी प्रकार की कोई आवर्ती नहीं पाई जाती। अर्थात इसकी आवर्ती का मान कितना रहता है दोस्तों, 0। बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है दिष्ट धारा की आवर्ती का मान कितना होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, दिष्ट धारा में किसी प्रकार की कोई आवर्ती नहीं होती है, और आवर्ती नहीं होती है तो अपन कह सकते हैं कि यहां पे इसकी आवर्ती का मान भी क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। अपन बात करें किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती धारा में तो देखो आवर्ती पाई जाती है, प्रत्यावर्ती धारा में तो आवर्ती पाई जाती है। अब कितनी पाई जाती है, ये देखो दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग पाई जाती है, ये देश पे डिपेंड करता है। जैसे भारत की बात करूं, भारत में इसकी आवर्ती का मान अलग होता है। जैसे मैं भारत की बात करूं, भारत में इसकी आवर्ती का मान कितना हो जाएगा, भारत में इसकी आवर्ती का मान होता है दोस्तों 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आवर्ती का मात्रक मैंने आपको पहले बता रखा है कि आवर्ती का जो मात्रक है वो कितना होता है, हर्ट्ज होता है। यदि मैं बात करूं अमेरिका की,
तो अमेरिका में यही मान कितना हो जाता है, 60 हर्ट्ज होता है, अर्थात 60 चक्कर लगाना प्रारंभ कर देता है। जबकि मैं इराक की बात करूं तो इसमें 40 हर्ट्ज ही हो जाता है। तो ये मैंने आपसे क्या कहा कि प्रत्यावर्ती धारा में यदि एसी की आवर्ती का मान पूछे, आवर्ती की मैंने आपको परिभाषा बता रखी है कि आवर्ती जो होती है वो क्या होती है, चक्कर बटे लगा समय, अर्थात कितना समय लगता है चक्कर में, तो टोटल चक्कर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो आवर्ती का मान है उसका मात्रक मैंने आपको बता दिया, चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर में लगा समय तो कितना लगा रहा है, तो ये तो देखो यहाँ पे 50 चक्कर लगाता है, ये 60 लगाता है, ये कितना लगाता है, 40 लगाता है। तो ये अपन बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, अलग अलग देशों में इनकी आवर्ती का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन दिष्ट धारा में तो किसी प्रकार की कोई आवर्ती नहीं होती है, अर्थात चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी देश में जाओगे तो इसमें आवर्ती का मान नहीं पाया जाएगा, और नहीं पाए जाने के साथ ही इसकी आवर्ती का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अगली क्लास में अपन बात करेंगे इस विद्युत धारा के प्रकार, जिसमें एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है दिष्ट धारा। जिस प्रकार से इनकी आवर्ती का मान अलग अलग होता है उसी प्रकार से इनके विभव का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है दोस्तों। जैसे भारत में कितने विभव वोल्ट आती है तो अपन बात करेंगे 220 की आती है। इसी प्रकार अलग अलग देशों की भी मान इसमें क्या होता है अलग, किसी देश में 240 पाई जाती है, किसी देश में 110 वोल्टता पाई जाती है। तो उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।